जय हिंद। आज मैं लाया हूँ साइंस का टॉप 36 क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, समतल दर्पण को उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दूसरा नंबर यहाँ पे कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सा के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है। तो रोगियों को देखिए यहाँ पे बता दूं कि रोगियों को जो नाक कान गला आदि जांच करने में डॉक्टरों के द्वारा जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा, तो ऑप्शन बी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तीसरा नंबर यहाँ पर है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। ये मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लाया हूँ। 3 टॉपिक से 36 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी होता है और सीधा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ऑप्शन सही होगा ए, आभासी और सीधा वस्तु के आकार के बराबर। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 4 नंबर यहाँ पर है। थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो एक व्यक्ति जो है दर्पण के सामने खड़ा है और उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है उस व्यक्ति से बड़ा बनता है। तो उस वह दर्पण जो है वह किस दर्पण का प्रकार होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रकार होगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तु से बड़ा भी और वास्तु के छोटा भी है, और वास्तविक उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो है समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है आभासी बनाता है और वस्तु से आकार के छोटा बनाता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये सही होगा, दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति का जो प्रतिबिंब अपने से बड़ा बनेगा वह दर्पण का प्रकार होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 5 नंबर है कि एक एच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम लंबाई का समतल दर्पण का चाहिए। तो एक व्यक्ति जो है एच ऊंचाई का है, जो उसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए उस व्यक्ति का आकार होना चाहिए तो h/2 का होना चाहिए। अगर h/2 का होगा व्यक्ति तो उसको एच आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर h/4 का होगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा h/2 का बनेगा। ये याद रखना, समतल दर्पण जो है अपने वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन सही होगा सी, करेक्ट ऑप्शन 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि 6 नंबर की यदि एक व्यक्ति का समतल दर्पण की ओर भी वेग से चलता है, यदि एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण की ओर भी वेग से चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। मान लिया जाए एक समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण इस प्रकार का होता है जो समतल दर्पण से भी वेग से चल रहा है समतल दर्पण की ओर, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो किस ओर से चलता आता हुआ प्रतिबिंब होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू भी, वेग से चलता हुआ प्रतिबिंब उसका प्रतीत होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, टू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि 7 नंबर कि वाहनों के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वाहनों को पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे एक बाइक है तो यहाँ पे एक जो यहाँ पर पीछे का देखने का जो कार्य करता है उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। कौन सा, तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के हेडलाइटों में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का प्रकार है। तो वाहनों के हेडलाइट में जो आगे का जो शीशा होता है मेन लाइट, तो वहाँ में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का और वाहनों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का। ये दोनों बात याद रखना। देखिए यहाँ पे इस उदाहरण से समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लिया जाए एक बाइक है, यहाँ पर ये और बाइक का जो मेन शीशा होता है ये होता है और ये आगे के देखने का ये पीछे एक यहाँ पर शीशा लगा होता है। तो देने शीशा जो होता है पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों को हेडलाइटों में जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है इतना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर यहाँ पर है कि एक दूर के लंबे भवन को पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब किसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, समझने का लायक है यहाँ पे क्वेश्चन कि एक दूर लंबे भवन का पूर्ण लंबाई का, एक दूर लंबे भवन है, ये भवन है मान लीजिए यहाँ पे, ये भवन है यहाँ पे, और प्रतिबिंब किसका उपयोग करके देखा जा सकता है। इस भवन है जो बहुत दूर है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत दूर है, तो इस भवन को पूरा अपने दर्पण में देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो बड़ा से बड़ा वस्तु को अपना छोटा प्रतिबिंब करके दिखा देता है अपने दर्पण में। तो इसीलिए वाहनों को साइड मिरर के भी रूप में, अगर बड़ा गाड़ी भी आता रहेगा तो देखिएगा बाइक में दिखा दिया जाता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु से आभासी बनाता है प्रतिबिंब और वस्तु के छोटा बनाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करके इस भवन को देखा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन 20 सही होगा 9 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि गोलीय दर्पण से किसी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है, यदि कोई गोलीय दर्पण जो होता है, क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर, 100 नंबर कि यदि गोलीय दर्पण से किसी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब का प्रकृति होगी। तो बता दूं कि सबसे पहले दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक समतल दर्पण होता है और दूसरा जो होता है समतल दर्पण पहला, और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वह आभासी बनाता है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनाता है। अवतल दर्पण जो है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण से किसी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी। तो बता दो यहाँ पे आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा 10 नंबर का, डी ऑप्शन सही है। और अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहेंगे दर्पण से संबंधित, तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो चेक कीजिएगा, वहाँ पे ये सब थ्योरी मिलेगा पूरा डिटेल में, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले थ्योरी कराया जाता है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार कितना होता है। मान लिया जाए एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को उठे हुए भाग पर कलाई किया जाता है, याद रखना। और उत्तल दर्पण को धंसा हुआ भाग पर कलाई किया जाता है। अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है धंसा हुआ होता है। तो ये अवतल दर्पण है, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के ये ध्रुव हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पे फोकस हो गया। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, याद रखना। तो ऑप्शन सही होगा, वस्तु के आकार के समान बनेगा। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु के यहाँ पे रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी करेक्ट ऑप्शन, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 12 नंबर यहाँ पर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक उत्तल दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वस्तु बता दूं कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच होता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। आप कहीं भी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रख दीजिएगा बीम को, तो उसका जो हमेशा जो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 12 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है चुंबक से संबंधित, मैग्नेट। तो एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो मान लिया जाए यहाँ पे चुंबक चुंबक बोलते सबसे पहले किसे हैं? तो जो लोहा कोबाल्ट निकेल आदि धातु को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो
चुंबक कहलाता है। चुंबक जो होता है वो सदैव उत्तर से दक्षिण से उत्तरी से दक्षिण दिशा में टहलता है। तो एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर कि विद्युत चुंबक है। तो विद्युत चुंबक बोलते किसे हैं? तो बता दूं कि विद्युत चुंबक में एक ऐसा चुंबक है उसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो तब तक ही विद्युत चुंबक का कार्य करेगी। तो विद्युत चुंबक जो होता है ये अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक ऑप्शन सी सही होगा। अस्थायी चुंबक जो होता है किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। याद रखना, इस्पात का अस्थायी चुंबक बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चुंबक के ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं किस प्रकार होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव को अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। नहीं तो अलग चुंबक के ध्रुव जो होते हैं इन टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? चुंबक के ध्रुव को तो 50 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर होगा जो चुंबक के ध्रुव होते हैं इन चुंबकों के ध्रुवों को अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन 20 सही होगा। अगर आप लोग चुंबक से संबंधित थ्योरी को पढ़ना चाहेंगे तो मेरा चैनल को चेक कीजिएगा। वहाँ पे चुंबक से संबंधित ऑलरेडी मैं थ्योरी करा चुका हूँ। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराता हूँ। तो मैं खाली ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाया हूँ तीन तीन टॉपिक से। तो चुंबक के ध्रुव होते हैं अलग नहीं किए जा सकते। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक चुंबक के दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक चुंबक जो है दो टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे होंगे। तो दो एक चुंबक है जो तो टुकड़े में टूट जाते हैं एक दूसरे, और इन दोनों टुकड़ों के चुंबक के करीब लाया जाए तो दोनों में क्या होगा? एक दूसरे के क्या करेंगे? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्वेश्चन के यहाँ पे फिर से पढ़ लेता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबक को दो टुकड़े में टूटा जाता है। एक चुंबक जो है, मान लीजिए चुंबक है, मैग्नेट है, और ये चुंबक जो है दो टुकड़े में टूट जाता है। ये चुंबक दो भागों में बढ़ जाता है। इन दोनों टुकड़ों में एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे होंगे। तो बता दूं कि जो समान धुरे वाला जो चुंबक होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत धुरे वाला जो चुंबक होते हैं एक दूसरे का आकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए एक चुंबक है और दोनों चुंबक दोनों दो टुकड़े में टूट जाते हैं। तो हम लोग ये तो पता नहीं है चुंबक दोनों ध्रुव विपरीत ध्रुव वाला है या दोनों एक ही ध्रुव वाले हैं, ये मुझे तो पता नहीं है। तो मान लिया जाए यहाँ पे तो एक दूसरे के चुंबक, एक दक्षिणी ध्रुव है एक उत्तरी ध्रुव है, तो एक दूसरे का आकर्षित करेंगे। और मान लिया जाए दोनों ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव के हैं तो दोनों प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो यहाँ पे आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक चुंबक समान ध्रुव वाले जो होते हैं चुंबक एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव वाले जो चुंबक होते हैं एक दूसरे के आकर्षित करेंगे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है चुंबक ये दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में टूटा होगा, या मान लिया जाए कि उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी ध्रुव में टूटा होगा, या दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में टूटा होगा। तो यहाँ पे आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन सी सही होगा 16 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। याद रखना ऑप्शन बी सही होगा अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं इस्पात से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा अस्थायी चुंबक नर्म लोहे से। फिर 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। तो राइट ऑप्शन ए होगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 19 नंबर है, देखिएगा कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन बी सही होगा। और ये वीडियो मैं 3 टॉपिक से लाया हूँ, और इन तीनों टॉपिक का थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा, या वीडियो के ऐसे हैं चेक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है
कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो मान लिया जाए एक चुंबक है, तो चुंबक का जो सबसे आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होगा? तो उसका जो केंद्र होता है उसका, अगर वहाँ पे सबसे अधिक आकर्षण शक्ति हो, जो हम मेठ आदमी होता है, जैसे गांव का मुखिया, तो गांव का जो पंचायत का जो मुखिया होता है वो गांव पंचायत को देखभाल करता है, तो मान लीजिए जो मेठ आदमी है, तो उसी प्रकार जो चुंबक का जो केंद्र होता है वो ध्रुव बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है जो चुंबक के ध्रुव पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर यहाँ पर देखिएगा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है, तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे पहले मैं बताया कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ध्रुव पर चुंबक की सबसे आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे 21 का आंसर होगा चुंबक के आस पर जो होता है, सॉरी, चुंबक के जो मध्य पर होता है, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है, ऑप्शन बी सही होगा चुंबक के मध्य पर। और सबसे अधिक कहाँ होती है, तो चुंबक के ध्रुव पर सबसे अधिक और चुंबक के मध्य पर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 22 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें कौन है? तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 23 नंबर कि निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर हो जाएगा बिस्मथ, जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन होगा बिस्मथ, बी आई, बिस्मथ सबसे अधिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि धारा बहने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता किस प्रकार किया जा सकता है? तो तार को बहने पर चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिशा किस प्रकार पता किया जा सकता है? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम, मैक्सवेल के कॉर्क नियम के द्वारा, और बाएं हाथ के अंगूठे, तो राइट ऑप्शन है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम और मैक्सवेल के कॉर्क कॉर्क स्कूल अस्कू के नियम द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं प्रतिरोध से संबंधित, प्रतिरोध से संबंधित भी 12 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिएगा है कि प्रतिरोध का उपयोग करके मापा जा सकता है, तो प्रतिरोध डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है, तो ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध को उपयोग करके मापा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही होगा, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है, और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है, याद रखने भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो बता दूं कि तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निर्भर करता है, पदार्थ की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। ये चारों पर निर्भर करता है, लेकिन पदार्थ के रंग पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पदार्थ प्रतिरोध जो है किस कारक पर निर्भर नहीं करता, तो पदार्थ के रंग पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखिएगा है 3 नंबर कि एक तार का तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध होता है। तो बता दूं कि जैसे जैसे तार का तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और अगर तापमान घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी घटता है। तो एक तार के तापमान पर इसका प्रतिरोध जो होगा तापमान में वृद्धि के साथ कम होगा, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ेगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ेगी, ऑप्शन बी सही होगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है कि चौथा नंबर की लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध होता है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगर तार घटाया जाए तो उसका प्रतिरोध होता है घटता है, अगर तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अगर थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो ये वीडियो प्रतिरोध से संबंधित थ्योरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 5 नंबर, किसी तार की लंबाई को दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी तार की लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, अगर तार की लंबाई को दुगुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है
कि एक तार का प्रतिरोध आ रहा है तो तार की लंबाई खींचने पर दुगनी हो जाती तो नया प्रतिरोध क्या होगा? कि एक तार की लंबाई कितनी आ रहा है तो तार की लंबाई खींचने पर उसकी दुगनी हो जाती तो नया प्रतिरोध 4R हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध आधा हो जाए तो धारा होगा, तो धारा जो हो जाएगा दुगना हो जाएगा। मान लीजिए किसी चालक तार में अगर प्रतिरोध आधा है तो उसका जो धारा हो जाएगा दुगना हो जाएगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का मान आधा हो जाएगा। अगर प्रतिरोध दुगना है तो धारा का मान आधा हो जाएगा। अगर धारा प्रतिरोध आधा है तो धारा का मान दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, एक दूसरे के अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है 8 नंबर कि एक चालक तार की लंबाई एल है पर प्रतिरोध की निर्भरता के द्वारा की जाती है। तो एक चालक तार की लंबाई एल है तो प्रतिरोध की निर्भरता निम्न द्वारा की जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समानुपाती होगा। एल सम आर समानुपाती एल का होता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आर, वहाँ पे ऑप्शन जो होता है आर समानुपाती एल होता है यहाँ पे, ऐसे वहाँ पे याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि यदि किसी धातु के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? एक धातु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। कितना? आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि तार का प्रतिरोध 50 ओम है तो यदि तार की लंबाई 10 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 50 × 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 500 ओम। ऑप्शन ए सही होगा 500 में। अगर थ्योरी आप लोग इस सब न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो मेरे चैनल पर है अपलोड, तो आप लोग देखिएगा ये सब कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सारे तीनों टॉपिक का थ्योरी मेरे चैनल पर अपलोड है। थ्योरी सबसे पहले पढ़ लीजिए तभी ऑब्जेक्टिव आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। उस सब में भी ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।